नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस स्कोप पर। आज हम लेकर आए हैं भारत की डिफेंस और स्ट्रेटजिक वर्ल्ड से जुड़े कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो डिफेंस के किसी भी सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिसमें कि पहली वैकेंसी है कोस्ट गार्ड की, जिसका एप्लीकेशन 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहने वाला है। और एज की बात करें तो 21 से 25 साल तक की एज मांगी गई है। इसमें टोटल 140 पोस्ट रहेंगी, जिसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल मैकेनिकल, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई हैं। मैं जो भी वैकेंसी यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप वो सारी वैकेंसीज को sarkariresult.com पर आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरी वैकेंसी आपकी एयरफोर्स को लेकर के, जिसका कि एप्लीकेशन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर को होने वाला है। इसमें टोटल 336 पोस्ट रहेंगी। इसमें आपकी फ्लाइंग बैच, ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल तीनों टाइप की पोस्ट रहेंगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तीसरी वैकेंसी की बात करें तो ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन यूनिट में देखने को मिलती है, जिसका की एप्लीकेशन 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक को रहने वाला है। एज इसकी 18 से 27 साल तक की रहने वाली है। इसके अंदर मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेड्समैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इस टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगली वैकेंसी की बात करें तो बीएसएफ के कांस्टेबल की देखने को मिल रही है। ये बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको sarkariresult.com पर देखने को मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक को रहने वाला है। अगली पोस्ट माजागांव डॉक लिमिटेड से देखने को मिल रही है। इसका एप्लीकेशन 25 नवंबर से ही शुरू हो गया था, जो कि लास्ट डेट इसकी 16 दिसंबर तक को रहने वाली है। एज इसकी 18 से 38 साल रहने वाली है और इसकी जो टोटल पोस्ट है 234 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर रहने वाली हैं। तो आप इन सब के बारे में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप या आपके फैमिली मेंबर जो भी इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो sarkariresult.com पर जाके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बेहतरीन एग्जांपल निकलकर सामने आया है ह्यूमैनिटी और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नॉर्थ अरेबियन सी से 12 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है, जो MSV अल पिरानपीर मर्चेंट वेसल के साथ डूब गए थे। ये शिप पोरबंदर से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट जा रही थी, जब रफ सीज और फ्लडिंग के कारण वेडनेसडे सुबह ये इंसिडेंट हुआ। सबसे खास बात, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ इंडिया का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। जब डिस्ट्रेस कॉल मिली, इंडियन कोस्ट गार्ड के MRCC मुंबई ने तुरंत एक्शन लिया और सार्थक शिप को इंसिडेंट साइट पर डाइवर्ट किया। पाकिस्तान के MRCC को भी कांटेक्ट किया गया था और उन्होंने भी अपना एयरक्राफ्ट और नियर बाई शिप्स डिप्लॉय किए। एक छोटी बोट में क्रू मेंबर्स को 270 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द्वारका लोकेट करके सेफ रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ और सबको पोरबंदर हार्बर ले जाया जा रहा है। सब क्रू मेंबर्स भी हेल्थ वाइज फिट हैं। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि जब बात इंसानियत की हो तो बाउंड्रीज भी फेल हो जाती हैं। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और नाइजीरिया के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट ऑफर किया है नाइजीरियन एयरफोर्स को। इस पार्टनरशिप से दोनों देशों के डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होने वाले हैं। नाइजीरिया के पास करंटली चेंगडू का F-7NI फाइटर जेट्स का फ्लीट है, जो अब आउटडेटेड हो चुका है और उन्हें एक मॉडर्न और रिलायबल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी है। यही रीज़न है कि LCA तेजस MK-1A एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो अपनी एडवांस एवियोनिक्स और ऑपरेशनल सक्सेस की वजह से जाना जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की। नाइजीरिया के सामने चाइना का JF-17 भी एक ऑप्शन है, लेकिन इंडियन तेजस का एडवांटेज है हमारा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और टेक्निकल सपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने नाइजीरिया को $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है, जिससे डील और भी फिजिबल हो जाती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शुरुआत में नाइजीरिया 4 से 5 तेजस जेट्स प्रिक्योर करेगा और ये नंबर 15 तक जा सकता है। ये स्ट्रेटजी नाइजीरिया को अपने डिफेंस बजट के अंदर रहकर अपने एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को ग्रेजुअली एनहेंस करने का मौका देगी। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के नए बूस्ट की। कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस ने नेवी को अपने नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स ऑफर किया है, जो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, ये मिसाइल मॉडर्न नेवल वॉरफेयर का एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन बन सकता है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है, जिसका रेंज है 185 किलोमीटर से ज़्यादा और ये अपने फायर एंड फॉरगेट मोड के लिए फेमस है। मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल को किसी मैनुअल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने आप टारगेट को हंट और डिस्ट्रॉय कर लेती है। इसके अलावा DRDO भी अपना इंडिजिनस मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल NASM-MR डेवलप कर रहा है,
लेकिन उसका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट अभी काफ़ी दूर है। तो तब तक नेवल स्ट्राइक मिसाइल का इंटीग्रेशन एक क्विक सॉल्यूशन हो सकता है, जो इंडियन नेवी के मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अडानी डिफेंस की लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की। दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, जिससे मैरीटाइम सर्विलांस और पायरेसी रिस्क मिटिगेशन को बूस्ट मिलेगा। ये ड्रोन इजराइल के हर्मिस 900 का एक एडवांस वर्जन है, जो 36 घंटे तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है और 450 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है। ये नाटो सर्टिफाइड एयरवर्दीनेस के साथ आता है, मतलब ये सेग्रीगेटेड और अनसेग्रीगेटेड एरोस्पेस दोनों में सेफली ऑपरेट कर सकता है। दृष्टि 10 के इंडक्शन से नेवी को ओवर द होरिजन मॉनिटरिंग का एडवांटेज तो मिलता ही है, और इस ड्रोन की रिलायबिलिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। हिमालयाज जैसे टफ कंडीशंस में भी इसने अपना रेजिलेंस प्रूव किया है। ये इंडियन आर्मी के वेस्टर्न बॉर्डर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस के लिए भी डिप्लॉय किया जा रहा है, जो हमारी अनमैन्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं एक और इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की। टाटा ग्रुप के 6x6 LPTA 2445 ट्रक्स, जो मोरक्को की रॉयल आर्मी के फ्लीट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले ही 90 ट्रक्स डिलीवर हो चुके हैं और अब नए डिफेंस डंप ट्रक वेरिएंट का ऑर्डर दिया गया है। अब बात करें इस वेरिएंट की खासियत की, तो ये ऑफ रोड टेरेंस के लिए डिजाइन किया गया और हैवी पेलोड्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ एक 1.5 टन कार्गो ट्रेलर भी अटैच किया जा सकता है, जो रिमोट और ड्राई रीजन्स में वाटर और एसेंशियल सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए आइडियल है। टाटा के ट्रक्स की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी मोरक्को की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और ये पार्टनरशिप दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात करते हैं साउथ एशिया के एयर डोमिनेंस के फ्यूचर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान चाइनीज़ J-35A स्टील्थ फाइटर जेट एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यूएस इंडिया को F-35A ऑफर कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। J-35A एक कैरियर कैपेबल स्टील्थ फाइटर है, जो एडवांस एवियोनिक्स और लो ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ आता है। अगर पाकिस्तान इसे एक्वायर करता है तो ये एक सीरियस चैलेंज होगा इंडिया के लिए। वैसे तो इतना चैलेंजिंग भी नहीं होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के पायलट्स और वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन F-35A का इंटीग्रेशन एक ट्रिकी अफेयर हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी रशियन S-400 सिस्टम है, जो यूएस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये आर्म्स रेस सिर्फ एक मिलिट्री चैलेंज नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा डायमेंशन भी है। इंडिया को अपने AMC प्रोग्राम को एक्सीलरेट करना होगा और साइमल्टेनियसली अपने एग्जिस्टिंग असेट्स को भी अपग्रेड करना होगा, ताकि हमारी डिटेरेंस कैपेबिलिटीज इंटैक्ट रहें। आप इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो चाइना के जोहाई एयर शो से एक शॉकिंग अपडेट देखने को मिली है। चाइनीज़ VT-4 मेन बैटल टैंक, जो अपने डायनेमिक डिस्प्ले के लिए रेडी था, बीच शो में ब्रेक डाउन हो गया। टैंक को वहाँ शोकेस करना था अपनी मिलिट्री स्किल्स को, लेकिन उसकी जगह देखने को क्या मिला? टैंक खड़ा ही रह गया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, बल्कि चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर की रिलायबिलिटी पर एक बड़ा सवाल है। 2016 के रशियन टैंक बायथलॉन में भी उनका टाइप 96B टैंक ऐसे ही फेल हुआ था। चाइना जितना भी इन्वेस्ट कर ले, अगर इक्विपमेंट बैटलफील्ड पर रिलायबल नहीं है तो ये एक लायबिलिटी ही बन सकता है। इसलिए फ्लैशी मार्केटिंग से ज़्यादा जरूरी है डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिफेंस दुनिया की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें। कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।